Good evening, students. Audible? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. आज ज्वाइन करनी नहीं है या मतलब क्या चल क्या रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नील, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक है। ऑल गुड। एक्चुअली टॉर्च करने वाले काम है। ये तो एडवांटेज है, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ही है और क्या है, बिल्कुल इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डैमेजेस वहां पर है, लेकिन बिना बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो डैमेजेस हम लोग क्लेम कर ही सकते हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं रूल कि हम लोग स्पेसिफिक लॉ होगा तभी हम लोग फाइल करेंगे। जी ये जी। तो मतलब हमारा एक ऐसा लॉ है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट अनलिमिटेड डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। जी तो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एटलीस्ट बच्चों को यहाँ पे होना चाहिएगा। बिल्कुल सर। बेसिकली क्या है सिस्टम है, आज ज्वाइन नहीं होगी ना, कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती गॉड लो फिलहाल, चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी आज देखते हैं, कोई बात नहीं तो आज है। जी देख लेते हैं और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आप देते रहेंगे ऑफलाइन जी जी जी। और फिर ये होता नहीं है। ठीक है ये सर। जो बेसिकली है ना, जो हमने फैसिलिटी दे रही है ऑफलाइन की, ये थोड़ी सी गलत है फैसिलिटी। मतलब बच्चे ऑनलाइन नहीं आते, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये रखेंगे नहीं, जी ये बच्चे ऑनलाइन भी आएंगे, आराम से पढ़ेंगे भी, जी एक्टिंग भी जी। होगी। फिर क्या हमें पता है, अब सर ने पढ़ा दिया, बात नहीं ऑफलाइन देख लेंगे, हमें टाइम नहीं है तो कोई ऑफलाइन देख लेंगे। चलो एनी हाउ, आपने कॉन्टैक्ट एड भी कंप्लीट कर लिया है ना, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपके। जी जी सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जी। और नेक्स्ट मंथ जो आपका लास्ट मंथ है विल डू द केस लॉ, इसके रिगार्डिंग एंड हाउ टू राइट द जजमेंट, वो हमारा नेक्स्ट मंथ का पार्ट होगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा आफ्टर जब ये आपकी कोचिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद जो आपका स्टेप होगा वो है कि आपके जो वीकली जो होंगे आपके टेस्ट, वो आपके चलते रहेंगे। जी जी। वो आप हमेशा ऑनलाइन मतलब अटैच रहोगे हमारे साथ, तो आपके जो वीकली टेस्ट होंगे, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जो होगी प्रिपरेशन, उसके हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग करते रहेंगे। तो बताइए करेंगे मेरे कौन कौन से आपको सब्जेक्ट टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डाल देंगे। राइट, हर वीक में एक बार क्वेश्चन आपका टेस्ट जरूर होगा, ताकि आप भी एक्टिव रहो एटलीस्ट, है ना, तो वो ज़रूरी है हमारे लिए भी। ठीक है जी, तो लास्ट होगी आपके मंथ की लास्ट, जो उसके बाद कोई आपको पेमेंट नहीं करनी, बिल्कुल भी आपकी पेमेंट नहीं होनी, हम लोग लेंगे नहीं आपसे। तो जो टेस्ट सीरीज जो भी होगी वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, टिल जब तक है हम लोग तो आपको डालते रहेंगे टेस्ट, ताकि आप एक्टिव रहो ना, ठीक वो है सर। ज़रूरी है आपके लिए। अभी तो वैसे बिल्कुल ही सर। लास्ट मंथ है हमारा, लास्ट नेक्स्ट जो है वो मंथ हमारा लास्ट मंथ है, उसके बाद जो भी है आप हमेशा अटैच रहोगे हमारे साथ, और जो आपका टेस्ट वगैरह होंगे वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ मंथ जी से भी राम, आगे चलेंगे सर, ये हाँ जी नेक्स्ट राम। मंथ से आगे, नेक्स्ट मंथ से आगे भी चलेंगे सर ये टेस्ट, मतलब देखो नेक्स्ट मंथ तो हमारा ये पूरा इसी में चले जाएगा ना, इससे मतलब आगे भी चलेंगे मतलब टेस्ट। उसके बाद लाइक नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ओके ओके, ठीक नवंबर है से सर। टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है तो सर। इसलिए वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी आपकी, मतलब 1 मंथ में आप ये लगा लो कि 4 बार आपके टेस्ट होंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, आपको बताया करेंगे ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है वो कुछ जो हम लोग टेस्ट लेने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पे एज इट हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते रहेंगे। ठीक है, उसके आपको टाइम दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए, देन वी विल, मतलब सब्जेक्ट वाइज ही होगा, इजी होगा आपके लिए सब्जेक्ट वाइज करना। हाँ जी सर। तो
प्रेपरेशन भी अच्छी हो जाती है, इसलिए एडवाइस ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और कोई अगर कोई नई जजमेंट आती है उसको आपके ग्रुप में हमेशा अपडेट किया जाएगा आपको रिगार्डिंग, और वो चलता रहेगा आपका, ठीक है जी। तो चलो एनी हो, अभी जितने आने थे स्टूडेंट्स उतने आ चुके हैं, बाकी ऑफलाइन अपने आप देखते रहेंगे। नाउ कॉन्टैक्ट एक्ट और टॉट के रिगार्डिंग जो एनीवन जो जिसको लगता है कोई आपको नॉलेज है उसके रिगार्डिंग, कैन एनीवन शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द लॉ ऑफ टॉट? किसी को है नॉलेज लॉ ऑफ टॉट के रिगार्डिंग? बेसिकली जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते हैं तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ड्यूटी के रिगार्डिंग ही, कंपनसेशन के रिगार्डिंग, डैमेजेस के रिगार्डिंग हम लोग क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कंसर्न। तो लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमेशा लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिए होते हैं। अगर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो आपका जो है वो डैमेजेस जो है कंपनसेशन वो आपका फिक्स होता है, पेनल्टी काइंड ऑफ होती है वो इसलिए होती है कि पेनल्टी क्या है, आपका जो बेसिक पर्पस है पेनल्टी का अंडर सेक्शन 73 एंड 74 कंसर्न, उसका बेसिक पर्पस है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक जो पर्पस है वो ऑब्जेक्ट है वो इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि आपकी पेनल्टी है। तो पेनल्टी जो वर्ड यूज करते हैं वो इस पर्पस के लिए करते हैं ताकि उसको इन्फोर्स किया जा सके कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो ये जो नॉर्मल उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, और अदर हैंड जब हम लॉ ऑफ टॉट की बात करें तो वहाँ पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। तो डैमेजेस कितने हैं, कंपनसेशन कितना आपको क्लेम करना, डैमेजेस कितने वो आपको पता ही नहीं है कितने डैमेजेस हुए हैं। तो वो अनलिक्विडेड डैमेजेस, क्या अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए लॉ ऑफ टॉट बना है। तो उसके रिगार्डिंग टॉट की बात करें तो वो ये जो वर्ड बेसिकली टॉट है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट से। और यहाँ पर भी लॉ ऑफ टॉट में हम लोग सिविल रेमेडी अवेल कर सकते हैं फॉर विच कंपनसेशन कैन बी रिकवर्ड। तो हम लोग इजीली कंपनसेशन रिकवर कर सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो हमारा अनलिक्विडेड डैमेजेस में आता है। यहाँ पर फिक्स नहीं है हमारा कि कितना डैमेजेस हम लोग क्लेम करने वाले हैं, इट इज अनलिक्विडेड, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो टॉट वर्ड है दैट मींस ट्विस्टेड, जो लैटिन टर्म टॉट जो है वो टॉटम से है, और एज पर द सैलमन इज कंसर्न, सैलमन ने डिफाइन किया टॉट को, इन्होंने सैलमन सेड कि जो टॉट है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, एक क्रिमिनल नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है, फॉर विच रेमेडी इज ए कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो यहाँ पे ये सिविल रॉन्ग है पहली बात, उन्होंने कहा ये सिविल रॉन्ग है। और यहाँ पर जो है वो आपके जो भी रेमेडी है वो है आपके लिए वो अनलिक्विडेड डैमेजेस है। सिविल रॉन्ग के रिगार्डिंग आपके जो पास जो रेमेडीज है कॉमन लॉ में वो है अनलिक्विडेड डैमेजेस, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर ये जो हम लोग सिविल रॉन्ग की बात करें, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट, इट इज अ लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कभी कवर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ, जो अपने आप में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो अपने आप में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, वो है हमारा इफ देयर इज अनलिक्विडेड डैमेजेस एंड वी कॉल इट इज, इफ इट इज सिविल रॉन्ग देन इट इज अ टॉट as per the Salmon is concerned. However, as per the Winfield is concerned, उन्होंने कहा कि जो tortious liability है वो always भी arises from the breach of duty, लेकिन जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है वो हमेशा लॉ के द्वारा ही फिक्स की जाती है। लॉ ने आपकी फिक्स कर दी ड्यूटी, उस ड्यूटी को कोई ब्रीच करेगा तो दैट इज टॉर्शियस लायबिलिटी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, इट्स सेड कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पार्टीज, वहां पर वो खुद डिसाइड करता है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो लॉ ऑफ टॉट है उन्होंने कहा कि ये प्राइमरली फिक्स बाय लॉ की जाती है, क्या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी क्या है वो आप लॉ बताएगा आपको, अगर वहां पर आप उस ड्यूटी की ब्रीच कर रहे हो तो इट इज अ टॉर्शियस लायबिलिटी। और उन्होंने कहा कि दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्संस जनरली मींस वर्ल्ड एट लार्ज एंड ब्रीच इज redressable by an action of the, और कोई भी है अगर ये जो जो ड्यूटी है बेसिकली अंडर दिस टॉर्शियस लायबिलिटी इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, and if any person if he contravenes if you violate that like duty, तो उसके रिगार्डिंग जो आपके पास जो डैमेजेस हैं जो आप जो क्लेम करते हैं सर रेड्रेसल, वो है आपके अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो हम आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, तो वो फाइनली डिपेंड करता है कोर्ट के रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि वो कितने आपको डैमेजेस के लिए वो अलाउ करती है क्लेम।
तो ये बेसिकली डेफिनेशन जो एज पर सैलमन एज अ विनफील्ड इज कंसर्न, तो बोथ द डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। तो हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की बात करें, थॉट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक सबसे पहले तो रॉन्गफुल एक्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि ड्यूटी है ऑब्वियसली रॉन्गफुल एक्ट हो, आप किसी ड्यूटी की वायलेशन करते हो, ब्रीच करते हो, तो वो रॉन्गफुल एक्ट है। तो मैंने पर्सन इज अंडर सम लीगल ड्यूटी, आपकी पहली बात तो लीगल ड्यूटी, जैसे हमने कहा कि एज पर द वेलफेयर इज कंसर्न, समहाउ जो आपकी जो ड्यूटी है वो प्राइमरली फिक्स की जाती है लॉ के द्वारा। अगर आप उन ड्यूटी को वायलेट करते हो, ब्रीच करते हो, तो यहाँ पर आपकी जो ड्रेसल फॉर्म में जो आपकी जो डैमेजेस है वो आपके वो है अनलिमिटेड डैमेजेस। तो सेम वे उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो आपका रॉन्गफुल एक्ट ही है। जब कोई भी लीगल ड्यूटी आपको एज पर द लॉ फिक्स की जाती है, और अगर आप उन ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते, फेल्स टू परफॉर्म इट, फेल्स टू परफॉर्म इट, causing some losses to the victim, और उससे क्या है, किसी विक्टिम को कोई लॉस हो जाता है, तो लॉ कहते हैं द पर्सन हैज कमिटेड रॉन्गफुल एक्ट। उस पर्सन के ड्यूटी ना निभाने के कारण जो आपको लॉस होता है, तो वो है आपका रॉन्गफुल एक्ट, क्योंकि इट वाज फिक्स्ड बाय द लॉ। एंड द वायलेशन, non-performance of the duty, non-performance of the act is a wrongful act if there is the damages to the victim. So a wrongful act always invades the following: private right of the victim, गुड रेपुटेशन, बॉडली सेफ्टी, लीगल राइट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके डैमेजेस, एक रिच पर्सन है उसकी जो डैमेजेस वो एज पर आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो कॉल करेगा, जो एक पुअर पर्सन है वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लेम करेगा। तो इट इज ऑलवेज बी डिपेंड अपॉन द गुड रेपुटेशन, लाइक बॉडली सेफ्टी एंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। एंड देन इज द लीगल डैमेजेस। लॉ कहता है कि जहां पर लॉ आपको अलाउ कर रहा है कि यस, यहाँ पर लॉ में आपकी वायलेशन के रिगार्डिंग डैमेजेस हैं। If there is no damages in the law, then no one can claim the benefit. तो लीगल डैमेजेस आपके वहां पर होने जाए उस रॉन्गफुल एक्ट के कारण, लॉ आपको डैमेजेस के लिए एक ड्रेसल फॉर्म में आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस। तो लीगल डैमेजेस की वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लीगल डैमेजेस एंड द एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेजेस से आपका जितना मर्जी हो, लेकिन लीगल डैमेजेस वो डिपेंड करता है आपका। इसलिए इन दो वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग दो मैगजीन को पढ़ेंगे, इंजूरियस साइन डैमनो, जो एक्शनेबल है, बट डैमनो साइन इज नॉट एक्शनेबल। लॉ कहता है इंजरी होनी चाहिए क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है, तो ऑब्वियसली वहां पर रॉन्गफुल एक्ट के कारण आपको कोई ना कोई ब्रीच के कारण आपको कोई ना कोई इंजरी हुई है, एज पर द इंजरियस साइन डैमनो ऑफ द मैक्सिम इज कंसर्न। तो इंजरी शुड बी देयर, डैमेजेस हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजरी है आपको, लॉ कहता है यस ये लीगल डैमेजेस है। अदर हैंड द सेकंड मैगजीन सेज द डैमन साइन इंजरिया, डैमेजेस हैं, लेकिन लॉ कहता है ये इंजरीज को कंसीडर नहीं करते, ये लीगल इंजरीज हमारे, हम लोग इसको इंजरी नहीं मानते। तो लॉ कहता है अगर वो एज पर लॉ वो इंजरी नहीं है, तो वो डैमेजेस चाहे आपको जितने मर्जी हो, आप क्लेम ही नहीं कर सकते लॉ में। तो इंजरियस साइन और डैमेज मींस एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट। अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, यू कैन नॉट बी अलाउड टू फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। So infringement of legal right is the main ingredient of this maxim. On the other hand अगर बात करें, चाहे देखो लीगल आपका राइट इन्फ्रिंज होना ये मैंडेटरी है, चाहे आपको डैमेजेस ना भी हो। यहाँ पे बोलेगा देयर इज नो एक्चुअल डैमेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डैमेजेस ना भी हो, आपकी इंजरी हुई है तो डेफिनेटली यू आर अलाउड। लाइक समहाउ हम लोग बाद में डिस्कस भी करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एक मान के चलते हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे सपोज अनिल को किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देनी थी, या फिर राम को पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देनी थी, उसको सपोर्ट करना था। अब जब राम वोट देने गया या फिर अनिल वोट देने गया, तो वहां पर उनको रोक दिया गया, उनको एंट्री नहीं करने दिया उस कॉलेज स्कूल में जहां पर इलेक्शन हो रहे थे, जहां पर इनको वोट के लिए जाना था। एट द एंड शाम को रिजल्ट आया, राम ने या अनिल ने जिसको वोट देनी थी वो पार्टी ऑलरेडी जीत चुकी है, वो पार्टी ऑलरेडी जीत चुकी है।
तो क्या यहाँ पर राम और अनिल को कोई लॉस हुआ? दिस इज द क्वेश्चन। नो सर। कोई लॉस नहीं हुआ। आपने जिस पार्टी को वोट देनी थी वो पार्टी जीत चुकी है, तो आप तो वैसे भी खुश हो। लेकिन क्या आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है? यस सर। हाँ जी। राइट टू वोट इज इन्फ्रिंज। तो लॉ कहता है कि अगर आपका वहां पर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो यू आर अलाउड टू फाइल अ सूट फॉर द अनलिक्विडेटेड damages against the government. On the other hand, the damage fine usury means कि damages without injury, आपका कोई भी कोई भी लीगल राइट डिफेंस नहीं हुआ, आपको डैमेजेस हो चुके हैं। लॉ कहता है कि अगर आपको लीगल राइट डिफेंस नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। हम आपको कैसे वो कर देंगे, हम आपको लाइक सपोज यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं। राम और अनिल के लाइक सपोज राम का एक ऑफिस है, इमिग्रेशन का ऑफिस है। नॉर्मली इमिग्रेशन का काम आपको पता ही क्या होता है, स्टूडेंट्स को बाहर भेजना आइल्स के बेसिस पे। तो राम का अच्छा बिजनेस चलता है, यूज्ड टू अर्न नॉर्मली 5 लाख रुपीज पर मंथ। राम की अच्छी अर्निंग है। देन अनिल ने वहां पर आकर एक इमिग्रेशन का सेंटर, एक इसके बिल्कुल साइड बाय साइड एक खोल दिया, अपना न्यू इमिग्रेशन सेंटर खोल दिया अनिल ने। और वहां पर अनिल ने काफी एड्स की, डिस्काउंट दिए, और राम के जितने भी क्लाइंट्स थे वो अपनी तरफ ले लिए, जिसके कारण जो राम की जो अर्निंग प्रीवियस अर्निंग थी 5 लाख पर मंथ, अब वो आकर नीचे गिर गई 40,000 पर मंथ। और अनिल की स्टार्टिंग से जो इन्फ्लुएंस जो है वो अराउंड 5 लाख 6 लाख से वो स्टार्ट हो गई। तो जितने भी कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे जो राम के, वो सारे के सारे अनिल के पास चले गए। अब द क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पर राम को डैमेजेस हुए हैं? यस सर। क्या राम का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है? नो सर। क्यों? क्योंकि अनिल का भी राइट है, राइट टू बिजनेस का। बिजनेस का सर। इसलिए राम को कोई भी आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो राम कैन नॉट फाइल अ सूट। So this is the maximum, the minimum sign of Zuriya. So in a case, as per versus 5, the plaintiff was prevented from exercising his right to vote the same way as I said earlier. So it was held that the plaintiff was entitled to damages. यहाँ पर तो वो damages के लिए बोला है रेडी है, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल केस ही वो जो है इंटरेस्ट साइन डैमेज के रिगार्डिंग है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करें ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल के रिगार्डिंग, तो द राइवल स्कूल, जैसे हमने कहा कि इमिग्रेशन का सेंटर खोले, तो यहाँ पर भी एक राइवल स्कूल खोल दिया गया, वो सेटअप नियर द प्लेंटिफ स्कूल्स, जिसके कारण प्लेंटिफ को काफी लॉस हुआ। लॉ कहता है यहाँ पर तो बिल्कुल उनका राइट है, ओपन स्कूल करना, इट इज देयर राइट। और उससे अगर यहाँ पर किसी को नुकसान होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो है लीगल राइट फ्रेंच नहीं होती। तो ये दोनों केसेस है साइन जूरियर डैमेज के रिगार्डिंग, डैमेज साइन जूरियर के रिगार्डिंग। यहाँ पर तो यहाँ पर क्योंकि अभी हम जस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स करें, तो हम इसको डीपली स्टडी नहीं कर रहे। देन वी हैव अनदर एसेंशियल एलिमेंट एट द लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी शुड बी देयर, और अगर वहां पर ब्रीच हो रही है तब वो अनलीगल डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है। तो डैमेजेस इन टू टॉट शुड बी एक्शनेबल कहां पर? इफ देयर इज अ लीगल रेमेडी, जहां पर वायलेशन, तो देयर कैन नॉट बी अ टॉट इफ देयर इज नो लीगल रेमेडी। जहां पर लीगल रेमेडी नहीं है तो वहां पर डैमेजेस नहीं है। हमने कहा कि हर रॉन्गफुल एक्ट के रिगार्डिंग आप सूट फाइल नहीं कर सकते, दिस इज द ओपन वर्ड। हर रॉन्गफुल एक्ट के रिगार्डिंग आप सूट फाइल नहीं कर सकते। लॉ कहता है कि जब हमारे लॉ में किसी रॉन्गफुल एक्ट के रिगार्डिंग रेमेडीज हैं तब आप सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप सूट फाइल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर सबसे जो मेजर हमारा इशू है वो लॉ ऑफ टॉर्ट, और जहाँ पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के रिगार्डिंग आता है। क्या जो हमारा ये लॉ है, क्या वो सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है? तो इसके रिगार्डिंग जो है वो दो डेफिनेशंस आती हैं, जिसमें विनफील्ड और सेलमन के रिगार्डिंग है। इसको हम बारे में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस लेटर ऑन। उसके रिगार्डिंग विनफील्ड कहते हैं कि tort law is a growing subject and many new torts add up. जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग ग्रोथ करते आ रहे हैं, सोसाइटी हमारी ग्रोथ करती आ रही है, वैसे वैसे नए लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। पहले न्यूसेंस नहीं था, हमने न्यूसेंस ऐड कर दिया, डेफिनेशन वाज देयर, ठीक है। न्यूसेंस तो नहीं था, हमने न्यूसेंस का नया चैप्टर ऐड कर दिया।
ऐसे कई नए चैप्टर हमने ऐड कर दिए रेपुटेशन के रिगार्डिंग। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली हम लोग ग्रोन अप करते जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी ग्रुप लाइक उसकी डेवलप्ड होती आ रही है, वैसे वैसे हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो इट मीन सिंपल है कि नो डाउट कि नए कंसेप्ट ऐड कर रहे हैं, बट लॉ कहते हैं जो एडअप हो गए हैं, अगर उनकी इंफ्रिंजमेंट है तो डेफिनेटली यू आर अलाउड टू फाइल अ सूट। लेकिन जो भी एडअप ही नहीं हुए, यू कैन नॉट फाइल, क्योंकि हम लोग वी कैन नॉट ट्रीट इट इज लाइक वो रॉन्गफुल एक्ट तो नहीं है, वहां पर आपको कोई लीगल राइट नहीं, इन्फ्रिंज तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो अभी जो है वो लॉ ही नहीं है। तो अगर वहां पर रेमेडी अगर है तो वो रॉन्गफुल एक्ट के रिगार्डिंग है। अगर उसको रॉन्गफुल एक्ट हम लोग ट्रीट ही नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर आपका राइट ही नहीं है। तो लॉ कहता है कि अगर लीगल राइट आपका जो वायलेट है तभी डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड लॉ कहता है सेटलमेंट हाउ वाज दैट द लॉ, इट्स द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, नॉट अ लॉ ऑफ टॉर्ट, इट इज ओपन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ब्रीफली में करेंगे। तो पिजन होल थ्योरी जो सेटलमेंट की है वो उसको काफी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उस पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो विल डिस्कस। अभी तो यहाँ पर हम लोग बात सिंपल कर रहे थे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट क्या है। देन कुछ जनरल एलिमेंट्स भी है हमारे टॉर्ट के, लाइक सबसे पहले हम लोग एक्ट और ओमिशन की बात करें। तभी जब हम बात करें रॉन्गफुल एक्ट, तो रॉन्गफुल एक्ट मींस एक्ट और ओमिशन दोनों की बात करें। तो देयर शुड बी अ रॉन्गफुल एक्ट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और वहां पर लीगल रेमेडी की वायलेशन होनी चाहिए। It can be an act or omission or that of commission. They should be a not beyond the human control. ऐसा नहीं कि लाइक वो एक्ट ऑफ गॉड हो, नो, एक्ट ऑफ गॉड यहाँ पर कंसिडर नहीं होता। दे शुड नॉट बी बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, कंट्रोल आपके अंदर, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सेकंड, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिगार्डिंग लॉ कहता है कि जो रॉन्गफुल एक्ट है वो चाहे आपका वॉलंटरी चाहे वो इनवॉलंटरी है, द सिंपल रूल इज कि वहां पर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो आपने एक्ट किया है वो वॉलंटरी था या इनवॉलंटरी था, डजंट मैटर। बट द थिंग इज कि क्या वहां पर लीगल रेमेडी जो है वो वायलेट हुई है? इफ यस देन यू कैन क्लेम द अनलिक्विडेटेड डैमेज इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। देन इंटेंशन, मोटिव, नेग्लिजेंस, रेकलेस ऑलवेज बी। हम यहाँ पर एक्ट में हैव एन इंटेंशन और मोटिव और मे अराइज ड्यू टू नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंस। आपका एक्ट चाहे वो इंटेंशन है, मोटिव से है, नेग्लिजेंस है, चाहे वो रेकलेस है, चाहे नॉलेज है, वो यहाँ पर फॉलो करने वाला है। अगर मैलिक की बात करें, मैलिक इज नॉट एसेंशियल इन ऑल काइंड्स ऑफ थॉट, इट इज एसेंशियल इन द फॉलोइंग, लाइक डेफर्मेशन में मैलिक, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में है, मैलिशियस डैमेज टू प्रॉपर्टी, स्लैंडर, यहाँ पर आपका मैलिक जो है वो पॉइंट फॉलो कर। देन हमारे पास तीन वर्ड्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वर्ड्स इज malfeasance, the misfeasance and the non-feasance। जब तीनों वर्ड की जो है सेपरेट इंटरप्रिटेशन, लाइक हम बात करें तो malfeasance की बात करें, इट मींस कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट। जो अनलॉफुल है आप उस एक्ट को कर रहे हो, इट इज अ malfeasance। देन misfeasance, इट मींस परफॉर्मिंग अ लॉफुल एक्ट। आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो लेकिन रॉन्गफुल मैनर से कर रहे हो, इलीगल मींस से कर रहे हो, तो इट्स अ misfeasance। अब non-feasance की बात करें, इट मींस फेलियर टू परफॉर्म एन एक्ट, आपने परफॉर्म ही नहीं किया, बट देयर वाज अ लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इट, आपकी ड्यूटी थी बट यू फेल टू परफॉर्म दैट एक्ट, इट्स अ non-feasance। ये तीन वर्ड्स हमारे। देन वी हैव अ fault, fault always means which violates the right of the person gives rise to tort। fault means आपकी fault के कारण लीगल राइट जो है वो किसी का ब्रीच हुआ है। ये कुछ जनरल वर्ड्स थे जो टॉर्ट में माने जाते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। देन टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, देखो डैमेजेस हम लोग दोनों में बात करें, कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस मिलते हैं और टॉर्ट में भी डैमेजेस मिलते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन बिटवीन द पार्टीज है। On the other hand, the tort है, it is against the whole world, it is right in crime, it is not right in personal, right in crime is against the whole world, no one can defame you, कोई भी पर्सन आपको डिफेम नहीं करता, ये आपका राइट इन क्राइम है। आपके घर को कोई भी, आपके घर में रात को या दिन में कोई भी एंटर नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन, इट इज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बट जहां पर कॉन्टैक्ट की बात करें, इट इज बिटवीन ए एंड बी, तो इट इज पर्सनल इन नेचर। तो यहाँ पर इसमें कुछ
डिफरेंसेस है हमारे टॉट और कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, जहां पर हम लोग मानते हैं द फर्स्ट वन इज फ्री कंसेंट इज ऑलवेज बी रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इज द कंसेप्ट जो है हम लोग फ्री कंसेंट है, ये हम लोग टॉट में उसको एक्सेप्ट नहीं करते। टॉट विदाउट कंसेंट भी हो सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट वहां पर हमें चाहिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्ड है, इट इज ऑलवेज बी डिफाइंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट टॉट में अगर बात करें तो ऐसा कोई जो डॉक्ट्रिन प्रिविटी इन टॉट जो है वो यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं है। प्रिविटी इन कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, बट यहाँ पर नहीं है। Means between the parties, no stranger can be allowed to file a suit, although there are certain exception, वो वाली बात है। वो सिर्फ वहां पर है, यहाँ पर तो रोल ही नहीं है, यहाँ पर तो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, तो यहाँ पर तो प्रिविटी इन टॉट, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी है यहाँ पर हम लोग उसे यूज ही नहीं कर सकते। अदर एंड अगर हम बात करें तो यस, द वायलेशन वो है, वो राइट एंड रेम है, whereas it is performed in contract, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज बिटवीन द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो इन पर्सनल नेचर है। whereas in the tort, law of tort, it is a violation, तो वहां पर राइट एंड रेम है, the right against the whole world। मोटिव का कॉन्ट्रैक्ट में कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वहां पर आपकी फिक्स की जाती है, तो डैमेजेस मतलब मोटिव का तो कोई वहां पे रोल नहीं है। तो यहाँ पर मोटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे टॉट में, क्योंकि यहाँ तो हम लोग अनलिक्विड डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, तो मोटिव का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। लास्टली अगर हम बात करें तो जो डैमेजेस की बात करें, डैमेजेस इन टॉट के रिगार्डिंग बात है, तो इज नॉट स्ट्रिक्टली लिमिटेड, क्योंकि तो अनलिमिटेड है, आप क्लेम कर सकते हो, आप क्लेम कर लो। भोपाल गैस ट्रेजेडी में 750 मिलियन की अगर बात करें करोड़ की, तो वहां पर क्लेम किया गया था, हमें तो पता ही था कितना डैमेज हुआ है, बट वी क्लेम ना, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली लिमिटेड, डैमेजेस यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड है, इट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ऑन द अदर एंड अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर तो बिल्कुल मोर और लेस एज बिटवीन द पार्टीज है, जो डिटरमाइन किए हैं पेनल्टीज क्या होगी पार्टीज में इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर तो लिमिटेड है, उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते, कोर्ट उससे ज्यादा आपको क्लेम दे ही नहीं सकता, कंपनसेशन दे ही नहीं सकता। जो आपने मेंशन कर दिया, तो इट इज ऑलवेज बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने फ्रेम किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, द लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डीड के रिगार्डिंग, या अदरवाइज अगर आपने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां पर जो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग डैमेजेस आपने जो सेट किए वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट लाइक डैमेज यहाँ पर स्ट्रिक्टली लिमिटेड हो ही नहीं सकते हमारे टॉट में। तो ये दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टॉट एंड डेफिनेटली द कॉन्ट्रैक्ट। देन यू टॉट एंड क्राइम। क्राइम की अगर बात करें तो यहाँ पर तो वहां पर हमेशा पनिशमेंट मिलेगी आपको, इम्प्रेसमेंट मिलेगी, वेरएज अगर टॉट की बात करें तो यस डेफिनेटली टॉट में आपको डैमेजेस मिलेंगे, वो भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्राइम पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करता, होल ऑफ द सोसाइटी, वेरएज जो टॉट है इट अफेक्ट द प्राइवेट राइट ऑफ पर्सन। किसी एक्ट के कारण आपको लॉस हो तो आपके पास राइट है, किसी और के पास राइट ही नहीं है, वेरएज अ क्राइम इट अफेक्ट्स द होल सोसाइटी। टॉट में कंपनसेशन सिर्फ रॉन्ग डूअर जो है उससे क्लेम किए जा सकते हैं, वेरएज अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो स्टेट आपको पनिश करेगा, विक्टिम चाहे आए आगे या ना आए, स्टेट ऑलवेज बी देयर जो अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर हमेशा एक्ट करेगी। अगर टॉट की बात करें तो सिर्फ इंजर्ड पर्सन जिसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ सिर्फ उसी के पास राइट है कि वो सूट फाइल करे, वेरएज इन क्राइम प्रोसीडिंग जो है कोई भी पर्सन या कोई भी जो है उसके स्टेट जो है वो उसको कंडक्ट करेगी। तो ये टॉट एंड क्राइम के रिगार्डिंग डिफरेंस। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे टॉट में। एक सबसे पहले हम लोग बात करें सिविल रॉन्ग की बात, तो सिविल रॉन्ग, हम लोग क्राइम की तो बात ही नहीं करते, तो टॉट जो है वो हमेशा सिविल रॉन्ग है एज अपोज टू क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल रॉन्ग के रिगार्डिंग डील कर रहे हैं।
अगर यहाँ के आपकी कोई लीगल ड्यूटी थी, वहां पर ब्रीच हो गई, कोई वायलेशन हो गई, तो आपके लिए जो है वो लीगल रेमेडी प्रोवाइड की गई है वहां पर अनलिक्विडेड डैमेज के। इंजरी होनी जरूरी है, डैमेजेस आपको हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां पर इंजरी नहीं है, आपका कोई लीगल राइट अफेक्ट नहीं हुआ, कोई इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। लाइक इन ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, राइवल स्कूल आ गया, राइवल स्कूल के डजंट मीन कि आप कोई ओपन नहीं करता, एवरीवन हैज अ राइट टू ओपन द स्कूल, स्टार्ट द न्यू स्कूल, इंस्टीट्यूशन आपके सामने खोल सकते। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी शुड बी देयर। टॉर्ट हमेशा कहता है कि यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। लॉ के द्वारा ड्यूटी फेस की गई है और लीगल ऑब्लिगेशन है कि कोई भी पर्सन उसको इन्फ्रिंज नहीं करेगा। एंड इफ द पर्सन कमिटिंग द टॉर्ट फेल्स टू फुलफिल दैट लीगल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अनदर पर्सन, तो वहां पर आपके लिए रीजनेबल जो है वो आपके लिए क्लियर आएगी, वहां पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है एंड यू हैव राइट टू क्लेम द डैमेजेस, अनलिक्विडेड डैमेजेस फ्रॉम द कंसर्न पर्सन, नॉट फ्रॉम द स्टेट। हार्म एंड इंजरी की अगर बात करें तो शुड बी देयर, ऑल दो डैमेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना डैमेजेस हुआ है, तो हार्म और इंजरी होनी चाहिए, आपका लीगल राइट फ्रिंज होना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग। Then cautious. The tort always requires that there must be a casual link between the wrongful act or omission and the harm suffered. किसी एक पर्सन के wrongful act के कारण जिस पर्सन को हार्म हुआ है, सिर्फ उसी के पर्सन के पास राइट है वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकते। अगर डैमेजेस किसी और को है, लीगल राइट किसी का और इन्फ्रिंज हुआ है, तो ऑब्वियसली एक ही पर्सन सूट फाइल करेगा, वो भी जिसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। क्योंकि हम लोग ऑलवेज भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए, चाहे आपको डैमेजेस हुए हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, इट मस्ट बी एट डायरेक्ट कॉज ऑफ हार्म और इंजरी सफर्ड बाय द विक्टिम। उस ड्यूटी के कारण आपको हार्म या इंजरी हुई है, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जहां पर आपको राइट दिया गया कि आप कर सकते हो। लीगल रेमेडीज शुड बी देयर। अगर लीगल रेमेडी नहीं है तो कभी भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते। टॉर्ट्स ऑलवेज प्रोवाइड फॉर बेसिस फॉर सीकिंग लीगल रेमेडी। तो इंजर्ड पार्टी के पास राइट्स हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, कंपनसेशन कर सकते हैं, अनलिक्विडेड डैमेजेस। plaintiff has a right to file a suit, compensation claim कर सकता है regarding the damages suffered, monetary compensation, injunction, declarative relief, कुछ भी दे सकता है। कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लॉ में अनलिक्विडेड डैमेजेस हम लोग क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम लोग इसलिए क्लेम करेंगे वहां पर लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ द हार्म सफर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। कंपनसेशन का बेसिक जो पर्पस हमारा एम है वो है कि रीस्टोर द इंजर्ड पार्टी टू द पोजीशन दे वुड हैव बीन इन हैड द टॉर्चरस एक्ट नॉट अकर्ड। अगर वो रॉन्गफुल एक्ट ना होता तो जिस प्लेस पर वो था उसी प्लेस पे हम लोग उसको लेके जाके खड़ा कर सकते हैं। अगर उसका कोई ब्रीच हुआ है, वहां पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है, तो जो लॉस हुआ है उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी आपकी फॉल्ट के कारण ही है। इन टॉर्ट most tort cases liability is always be based on the fault. तो जो पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट किया है वो नेग्लिजेंसली किया है, इंटेंशनली किया है, रेकलेसली किया है, विद नॉलेज किया है, तो इट मींस फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी हमारी यहाँ पर फेस की है। इंडिविजुअल राइट है हमारा, हर पर्सन को हम लोग प्रोटेक्ट करें एज पर अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट में। एवरीवन हैज अ राइट कि उसका लीगल जो पार्ट है वो कोई ब्रीच ना करे, जो लीगल अधिकार जो है उसको ब्रीच ना करे कोई। और इफ समवन इन्फ्रिंज दोस लीगल राइट्स, that person has a legal remedy under the law of tort to claim the unliquidated damages from that individual person who had infringed those rights. ये सिविल प्रोसीडिंग है, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में हमेशा सिविल प्रोसीडिंग, अगर आपको कंपनसेशन लेना है, अनलिक्विडेड डैमेजेस क्लेम करने, तो यहाँ पर आपको सिविल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। यू हैव नो राइट कि आप क्रिमिनल सूट फाइल कर सकते। तो plaintiff has the right to file the case against the defendant who has committed a breach as per the law of tort. Preponderance of evidence जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। लाइक हम लोग बात करें लाइक क्रिमिनल और सिविल लॉ में, तो
एंड अंडर द क्रिमिनल लॉ अगर बात करें तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट हमेशा वर्ड यूज होता है. द लास्ट लाइन इज स्पेसिफिकली इज मेंशन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट. मीन जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि burden of proof is very heavy on the state to prove the case beyond the reasonable doubt that such an accused person has committed an offense. और वहां पर 1% का भी गुंजाइश नहीं, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए. तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वहां पर डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई रोल नहीं है. अगर वहां पर 1% भी डाउट हो गई तो आपको बेनिफिट अक्यूज को देना पड़ेगा. बट यहाँ पर हम बात करें प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस. अगर किसी ने 51% अपना प्रूव कर दिया केस, डिफेंडेंट ने 49 और प्लेंटिफ ने 41 क्रॉस कर दिया, 51 के परसेंट प्रूव कर दिया, तो लॉ कहता है कि जिसने ज्यादा प्रूव कर दिया हम लोग उसको बेनिफिट देंगे. तो यहाँ पर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस के अकॉर्डिंग हम बात करें. टॉर्ट एंड क्राइम एज वी हैव डिस्कस कि वो टॉर्ट एंड क्राइम के रिगार्डिंग सेम है. यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग है तो वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के रिगार्डिंग भी हमने बात करी है. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनीवन? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गीतिका? जॉली? एनीवन? Financial हाँ contract, financial contract by court. एनीवन? सर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कई बार अपने आप ही बन जाते हैं सर. ये जैसे माइनर के बारे में है, जैसे सर माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हालांकि को ये मतलब कंप्लीट मतलब दोनों पार्टियां बैठ के नहीं करती इसको कॉन्ट्रैक्ट को, ये अपने आप ही बन जाते हैं. इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही. अनिल? हाँ जी अनिल, ऑडिबल? सर वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सिर्फ लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है सर. सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही पूछा आपने ना? हाँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए होता है ना सर. लाइक सेक्शन 68 to 72 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है. लाइक माइनर के बेनिफिट के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है. नो नो नो. जहां पर लॉ अपने प्रोज्यूम कर लेता है कि आपके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है. लाइक सपोज हाँ सर. आपके मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ. आपके नेबर ने अमेज़न से कुछ मंगवाया, कुछ भी परचेज किया, ठीक है? तो इट इज बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द अमेज़न एंड दैट पर्सन, राइट? यही है ना. अगर वहां पर क्या होता है कि जो डिलीवरी मैन है वो आपके घर पर आके डिलीवर कर जाता है और आप उनको यूज कर लेते हो जो भी आर्टिकल्स हैं, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दैट. आप पे करोगे फिर वहां पर. जोमेटो से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डिलीवरी आपके पास हो गई, आपने उसको यूज करा तो यू हैव टू पे. ये होता है ना. हाँ जी सर. लॉ खुद मान के चलता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है भाई. यस सर. फाइंडर ऑफ गुड्स भी इसी में आ जाएगा सर. फाइंडर ऑफ. या तो वो बेसिकली है. इसलिए यहाँ पर भी रखा गया इंसान पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू अनदर पार्टी विदाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट. यहाँ पर अमेज़न के साथ किसी और का कॉन्ट्रैक्ट था, जोमेटो से किसी और ने ऑर्डर किया था, बट लॉ कहता है कि आपके साथ मान लिया हमने कि फॉर्मल एग्रीमेंट है. सॉरी, विदाउट अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर मनी और राइटफुल बेनिफिट. हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास एग्रीमेंट, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू अनदर पार्टी, उसको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट आता है, वो हम लोग फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे. तो ये बेसिकली है. तो टॉर्ट
जो है बेसिकली बिल्कुल अलग है। इट इज ऑलवेज बी देखो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें वो थर्ड पर्सन है। टॉट की अगर बात करें तो यहाँ पर टॉट भी यही कहता है कि कोई भी पर्सन, इट इज ऑलवेज भी अगेंस्ट द राइट। यहाँ पर राइट इन रेम है, इट इज नॉट राइट इन पर्सन है। तो कोई भी पर्सन अगर वहां पर आपके राइट को ब्रीच करेगा तो यू आर हेल्ड लायबल। आप उसके साथ सूट फाइल कर सकते हैं। इसलिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को भी अलग रखा गया है, बेटी और टॉट में को अलग रखा गया है। अब हम बात करें कुछ एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले यहाँ पर, जहाँ पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉट में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले कि एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ टॉट ऑलवेज इंपोज एन ऑब्लिगेशन ऑन एवरी इंडिविजुअल to exercise a reasonable level of care when engaging in activities that could potentially cause harm to others. तो प्रॉपर केयर एंड कॉशियस से आपको काम करना पड़ेगा। ये आपके पास ड्यूटी आपको फिक्स कर दी लॉ ने। So to pursue a legal case, it is always been necessary to establish the tort feasor, means the person responsible for the tort. इसको हम tort feasor बोलते हैं। Tort feasor, the person responsible for the tort. उसकी ड्यूटी है to take a proper care over a duty of care to the injured party, and thus this duty was breached in case अगर वो breach हो गई, the duty of care is imposed by the law and does not require a direct relationship between the tort feasor and the injured party. आपकी ड्यूटी थी, आपने नहीं निभाई और आपके कारण किसी का लॉस हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं फिक्स होता। कोई भी अगर एक्ट करेगा जिसके कारण किसी को भी अगर लॉस होता है तो वो इसमें फॉलो करेगा। Then wrongful commission, wrongful act that we have already discussed, तो जिसके रिगार्डिंग हमने like we have a case ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस टेलर का केस है। यहाँ पर एक कॉर्पोरेशन था, एक कॉर्पोरेशन फेल्ड टू इरेक्ट प्रॉपर फेंसिंग टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम अ पॉइजनस ट्री। वो प्रॉपर एफर्ट नहीं कर पाई, प्रॉपर फेंसिंग नहीं कर पाए। हम लोग ये कहते हैं फेल टू इरेक्ट अ प्रॉपर फेंसिंग टू कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द पॉइजनस ट्री। वहां पर पॉइजनस ट्री था, कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर उनको फेंसिंग नहीं की, जिसके कारण जो रिजल्ट क्या हुआ कि चाइल्ड था ए प्लक एंड कंज्यूम सर्टेन फ्रूट्स, और जिसके कारण पॉइजन के कारण दैट पर्सन डाइड, द चाइल्ड डाइड। तो कहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रॉपर वहां पर फेंसिंग करने की, इट वाज अ ड्यूटी ऑफ दैट कॉर्पोरेशन, और वो ड्यूटी प्रॉपर ना निभाने के कारण जिसको लॉस हुआ है वो टॉप में आकर कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। और तो यहाँ पर नेग्लिजेंस भी है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी को भी वो अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू द नेग्लिजेंस एक्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। बट लॉ कहता है यहाँ पर टॉर्ट में भी है, वो आपकी जो है वो आप क्लेम कर सकते हो अनलीगल डैमेज। देन वी हैव अ जनरल क्लीनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस क्रिसमस। इस केस में एन एम्प्लॉयर फेल टू प्रोवाइड सेफ्टी बेल्ट और सेफ सिस्टम ऑफ द वर्क रिजल्टिंग इन कॉन्सिक्वेंसेस राइजिंग फ्रॉम द डिसमिशन, किसी की डेथ होती है। तो हर हमेशा लाइक सपोज कोई सीवरेज में अगर काम करेगा तो वहां पर भी आपको प्रॉपर सेफ्टी देनी होती है, प्रॉपर सेफ इंस्ट्रूमेंट देते हैं। अगर कोई पर्सन एक लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है तो वहां पर भी सेफ्टी जो है वो टूल्स होते हैं वहां पर आपको देने पड़ते हैं। अगर वहां पर प्रॉपर सेफ्टी टूल्स नहीं देते जिसके कारण वहां पर आपकी ओमिशन के कारण किसी को इंजरी होती है तो यू आर हेल्ड। इट इज द केस ऑफ जनरल क्लीनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस क्रिसमस। क्लीनिंग कॉर्पोरेशन था तो नॉर्मली वहां पर सेफ्टी बेल्ट वहां पर होना चाहिए, कुछ केमिकल्स के कारण किसी को अगर लॉस होता है यू आर लायबल। एक्चुअल हार्म और लीगल हार्म में डिफरेंट है। लीगल हार्म इज द रिक्वायरमेंट, सो फॉर अ tort claim to rise and for the tortfeasor to be held liable, the claimant must have suffered actual pain or loss as a result of the wrongdoing, or there must have been a violation of legal right। लीगल राइट चाहे आपको डैमेजेस हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजीरियस साइन डैमनो जो है वो इंपॉर्टेंट है। डैमनो साइन जो है हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते। हमेशा इंजीरियस साइन डैमनो में आप सूट फाइल करोगे। इंजरी हुई है, लीगल राइट आपका वायलेशन हुआ है, डैमेजेस आपको हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर उनकी बात करें तो हम कुछ जो लाइक इंजीरियस साइन डैमनो ऑलरेडी हैव डिस्कस।
कि आपको आपका लीगल रेमेडी जो है वो लाइक वहां पर आपका राइट है, अगर लीगल राइट आपका अफेक्ट हुआ है, वायलेट हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है, तो डैमेजेस हुए हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लेम कर सकते हैं। हैश बाय वर्सेस वाइट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर प्लेंटिफ को प्रिवेंट किया गया था कि आप वोट नहीं डाल सकते। एक मिस्टर वाइट कांस्टेबल था, तो इसलिए वहां पर लॉ कहता है कि दिस रूल इज बेस्ड ऑलवेज ऑन अ मैक्सिम टू बी जस्ट रेबिडिंग। It always means that where there is a right, there will be a remedy. जहां पर आपका राइट है वहां पर रेमेडी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर उस राइट को कोई वायलेट कर रहा है तो रेमेडी तो आपको वहां पर होनी चाहिए। अगर सपोज लीगल राइट है इन्फ्रिंज हो गया, आपको कोई रेमेडी नहीं है लॉ में, तो हाउ कुड यू क्लेम कंपनसेशन? सो ओबीजेसी रेमेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हमेशा इंजरीज एंड डैमेजों के साथ साथ चलता रहता है। लॉ कहता है कि आपका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए, मींस where there is a right, there is a remedy. How if there is a violation of that legal right? अगर उस राइट को वायलेट करेगा जो आपका लीगल राइट है, विद इज राइट, वेयर इज राइट, देयर इज अ रेमेडी ओनली व्हेन अगर उस राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है, नॉट अदरवाइज। दैट इज एश वाइट वर्सेस वाइट। यहाँ पर आपको मिस्टर वाइट जो था द कांस्टेबल, he prevented the plaintiff Mr. Ashby, that is the reason Ashby versus state का नाम है, सर वर्सेस स्टेट वर्सेस वाइट, सॉरी Ashby ने वाइट के ऊपर कांस्टेबल को सूट फाइल कर दिया था कि आपने मुझे प्रिवेंट किया है, मैंने वोट डालनी थी, आपने डाली नहीं थी, इसलिए वो था। तो plaintiff was a qualified voter in a parliament election. The defendant, a returning officer, wrongfully refused to accept the plaintiff vote, although the plaintiff suffered no damages, क्योंकि जिस पार्टी उसने वोट दिया था वो ऑलरेडी जीत चुकी है। It was concluded that damage is not limited to pecuniary loss or as injury implies damages. Therefore, when a person's rights are hindered, infringed, they are entitled to the remedy. इसलिए यहाँ पर जो वर्ड है, where there is a right, there is a remedy, there is an important. Ashby versus White में इसको डिफाइन किया था। Then भीम सिंह के केस में भी है अनदर, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो प्लेंटिफ जो था वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जिसको डिनाई कर दे कि आप एंट्री नहीं कर सकते असेंबली में। तो ही वाज डिनाइड एंट्री टू द प्रीमाइसेस ऑफ द असेंबली इलेक्शन बाय पुलिस कांस्टेबल, thereby infringing upon his legal right. Being as an MP, आपका लीगल राइट है कि आप पार्लियामेंट में, संसद में जाकर बैठो। अगर आपके उस लीगल राइट को कोई रोकता है तो डेफिनेटली आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। डैमेजेस हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग भी यहाँ पर नॉर्मली इंजरीज एंड डैमेज के रिगार्डिंग हमेशा रेफरेंस दी गई थी, इंजरी होनी चाहिए, डैमेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड जो डैमेज में इंजरी है, इट इज दैट डैमेजेस हैं लेकिन लीगल रेमेडी वायलेट नहीं हुई। ये जो मैक्सिम इट इज टोटली अपोजिट टू द साइन इंजरी साइन डैमेज, इट इज टोटली अपोजिट। यहाँ पर बोर्ड लिखा है द मैक्सिम इज टोटली अपोजिट। इट रेफर्स टू डैमेजेस विदाउट इंजरी। अगर आपको इंजरी नहीं है, डैमेजेस जितने मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक इन ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, अगर कोई स्कूल राइवल स्कूल ओपन करता है तो उसका राइट है, उससे कारण आपको लॉस होता है, यू कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ डैमेजेस बिकॉज़ दैट पर्सन हैज आल्सो लीगल राइट, फंडामेंटल राइट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है अंडर आर्टिकल 90, ये इज राइट। तो लीगल रेमेडी वहां पर होनी चाहिए, तो उससे लीगल रेमेडी, अगर वहां पर लीगल रेमेडी नहीं, यू कैन नॉट क्लेम। The law of torts provides specific legal remedies to injured parties. So when their rights are violated, those rights are violated, जो legal rights हैं, जो law ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि ये legal rights आपको दिए गए हैं, और अगर इन rights को अगर कोई violate करता है तब आपको मिल सकती है इस tort of में, law of tort में सूट फाइल करने का अधिकार, अनलिमिटेड डैमेज क्लेम करने का अधिकार मिल जाएगा। So law of torts provides specific legal remedies to injured party. When their rights are violated, these remedies can include like monetary compensation कर सकते हो, like restriction of specific property आप ले सकते हो, specific performance ले सकते हो, जहाँ कोर्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग इंजंक्शन स्टे ऑर्डर भी आप ले सकते हो। तो लीगल रेमेडी आपके पास है, आप उसको क्लेम कर सकते हो।
यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, पिजनहोल थ्योरी। यहाँ पर तो जनरल था, कोई ज्यादा वो नहीं है। ऑफ थॉट नाउ वी हैव अबाउट द पिजनहोल थ्योरी मींस यहाँ पर सैलमन के रिगार्डिंग डिस्कशन होगी, उसकी थ्योरी के रिगार्डिंग डिस्कशन होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर इज इट अ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। ये है क्या, टॉट है या टॉट्स है? पिजन, सिंपल पिजन तो आपको पता है ना क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी सर। क्या होता है? पिजन सर कबूतर को ही कहा गया है वैसे तो। हाँ, कबूतर को कहा गया, कबूतर को हम लोग पिजन बोलते हैं। हाँ जी। तो सैलमन कहता है पिजन होल थ्योरी, ये जो सैलमन की देन है हमारी। आपने देखा होगा कि जो पिजन है वो ओपन में कभी नहीं सोता, उसको कोई होल चाहिए रहने के लिए, एक होल चाहिए। हाँ। अगर आपके दीवार में अराउंड 6 होल्स हैं लेकिन वहां पर आपके पास अराउंड 8 पिजन है, 8 पिजन, हाँ जी। आउट ऑफ दोज 8 पिजन में से किसको घर मिलेगा, कितने को मिलेगा? 6 को। सैलमन कहता है कि जो केस आपका, जो आप जिसको आप इंजरी बोलते हो कि आपको आपको इंजरी हुई है, अगर वो उन होल में फिट हो गई तो वी कॉल इट अ पिजन होल थ्योरी। अगर आपका केस उस होल में फिट हो गया तो आपके पास लीगल राइट है, आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, अनलिमिटेड डैमेज। लेकिन अगर आपका केस उन होल में फिक्स नहीं हुआ, फिट नहीं हुआ, तो यू कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ डैमेजेस। दिस इज अ पिजन होल थ्योरी सिंपल। इट मींस उन्होंने कहा कि टॉट हमारे पास स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है ऑलरेडी, उनमें से अगर वायलेशन है तो आपके पास राइट है। तो दैट इज द पिजन होल थ्योरी। इसलिए वहां पर क्वेश्चन जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली आता रहता है, वेदर इज अ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसको नंबर ऑफ स्कॉलर्स के द्वारा डिस्कस किया था, नंबर ऑफ हमेशा डिस्कशन होती रहती है। Salmon was asked, does the law of tort consist of a fundamental general principle that it is wrongful to cause harm to other person in the absence of some specific ground of justification of use? Or does it consist of a number of specific rules or fixed and prohibiting certain kinds of harmful activity and leaving all the residue outside the sphere of the legal responsibility? आपने राउंड कर दिया, उसके बाहर जो है वो उसको आप अंदर नहीं आने दे रहे। दैट मीन्स आपने फिक्स कर दिया कि ये रेमेडी, ये लीगल राइट्स हैं। अब इन लीगल राइट्स की वायलेशन अगर होगी तो हम लोग आपको अलाउ करेंगे कंपनसेशन के लिए, अनलिमिटेड डैमेज के लिए। लेकिन अगर आपकी इंजरी इन लीगल राइट में कवर नहीं हो रही तो यू कैन नॉट क्लेम। दिस सैलमन वाज हु आस्क्ड नॉर्मली में कहा। Thus, coming back to the first question, that the legal fraternity considered law of tort first alternative, it is believed that everything that every wrongful act should be treated as a law of tort. Everything law of tort होगा। जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट की अगर बात करें तो वहां पर फिक्स्ड है। यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव कि हमारे पास ये स्पेसिफिक रॉन्ग्स हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं, सर्टन स्पेसिफिक wrongful जो है हमने डिफाइन किए हुए हैं, अंडर देम बियॉन्ड व्हिच लायबिलिटी कैन नॉट राइज, उसके बाहर आप रेमेडी क्लेम ही नहीं कर सकते। यही तो पिजनहोल थ्योरी है। हमने सैलमन कहता है कि हमने फिक्स कर दिए, यहाँ पर आपके पास डेफेमेशन है, ठीक है, अगर किसी की डेफेमेशन होती है आप कवर करो, नेग्लिजेंस है, न्यूसेंस है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसी रेमेडी जो लॉ ऑफ टॉर्ट में किसी भी चैप्टर में कवर नहीं होती तो वो तो आउट ऑफ द स्पेयर है, उसके रिगार्डिंग आप क्लेम कर ही नहीं सकते।
तो इसलिए दो अल्टरनेटिव हमेशा आपके पास मौजूद होते रहेंगे। इसलिए ने कहा कि मोस्ट स्कॉलर्स had considered that these two sides of coins and took their stance accordingly, which led to Sir John William Salmon to come up with the pigeonhole theory. इसलिए इसके बाद इन दो इश्यू के कारण बाद में इसको pigeonhole theory का अर्थ हुआ। Salmon's stance on the whole idea on this particular law was clear when he chose the second alternative law of thought. He called it this the pigeonhole theory, क्योंकि उसने सेकंड कंसेप्ट को चूज किया कि यहाँ पर स्पेसिफिक रॉन्ग्स को डिफाइन हमने कर रखा है। अगर आपका केस इसमें कवर होता है तो डेफिनेटली इट इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मीन स्पेसिफाइड रॉन्ग्स, उसके अलावा नहीं। So, as per this pigeonhole theory, where he claimed, Salmon claim करा कि the specified heads as stated above would act as a pigeonholes. अगर आपका उस हेड में कवर करता है तो आपका केस बिल्कुल pigeonhole theory में कवर करेगा, तो you can claim the damages, otherwise you cannot claim the damages. Now the person who has committed a wrongful act would only be liable if the victim of the said act is able to put a label to act committed. अगर आप प्रूव कर दो कि सर ये जो एक्ट है रॉन्गफुल एक्ट है ऑफ द डिफेंडेंट, उसका जो एक्ट है इस पिजन होल में किसी एक होल में कवर हो रहा है, जो स्पेसिफाइड हेड्स हैं उसमें कवर हो रहा है, तब आप क्लेम ले सकते। So it says, he said कि if the act अगर किसी भी एक पे फॉलो हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन क्लेम अ सूट एंड क्लेम द unliquidated damages. However, if the defendant acts does not fall into the any hole, it would straight away means that the defendant has not committed any tort. Simple way. Pigeonhole theory का सिंपल मतलब ये है कि अगर हमने स्पेसिफाइड रॉन्ग्स मेंशन कर रखे हैं, अगर किसी का एक्ट इस रॉन्ग में मेंशन हो रहा है, फॉल कर रहा है कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आप लायबल है। आपके एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी को डैमेजेस होते हैं वो अनलिमिटेड डैमेजेस आपके सामने क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किसी होल में कवर नहीं होता तो डेफिनेटली आउट ऑफ द स्पेयर है, तो इसलिए वो हम लोग उसको टॉट ही नहीं मारते, हम लोग ये कंसीडर करते हैं नो टॉट। तो ये इंपॉर्टेंट थी इसके रिगार्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस Salmon, Dr. Jenks viewed his theory and had an opinion that nowhere in Allen's theory is that or implying that the court cannot create a new tort. ये जेंक्स की थ्योरी थी। उन्होंने कहा मैंने सैलमन को पढ़ा। Apart from Salmon, other academic scholars had read and supported this theory. कौन सी थ्योरी को सपोर्ट किया? पिजनहोल थ्योरी को सपोर्ट किया। नंबर ऑफ स्कॉलर्स ने किया, आज भी हम लोग कवर कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जेंक्स था, he viewed his theory and had an opinion. उसने ओपिनियन क्या दिया कि सैलमन की थ्योरी में कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया, nowhere in Salmon's theory it is said or implying that the court cannot create a new tort. कोर्ट ने किए हैं काफी। However, the ones which are created should be somewhat similar to the ones which already existed. लेकिन अगर डॉक्टर जेंक्स ने कहा ठीक है, जो कोर्ट है वो टोटली फ्री है, वो न्यू टॉर्ट्स को बर्थ कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, लेकिन अगर उसने जन्म दे दिया तो वो पिजन होल थ्योरी हो गई, तो वो पिजन होल बन गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी का लॉस होगा, किसी का रॉन्गफुल एक्ट होगा और वो फिर उस अगर पिजन होल थ्योरी में कवर होता है तो डेफिनेटली वो तो फिर सैलमन की थ्योरी है। तो जेंक्स ने अगर देखा जाए तो सैलमन की थ्योरी को ही उसने सपोर्ट किया, लेकिन उसने इस पे एक चीज ऐड कर दी कि कहीं भी कोर्ट को बार नहीं किया गया कि न्यू टॉर्ट को क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे पास है भोपाल कैंप स्ट्रेटजी में हमारे पास नई थ्योरी थी, हमारे पास हमने के देखने नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आपको अलाउ कर देंगे। थ्योरी कोर्ट क्रिएट करती है तो कोर्ट में पावर दी गई। तो डॉक्टर जेंक्स था, उसने सिर्फ इतनी सी बात की कोर्ट जो है वो फ्री है टू क्रिएट एनी न्यू टॉर्ट्स, और अगर वो न्यू टॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं दैट मींस उसको ऑलरेडी एग्जिस्टेड ही माना जाएगा, और फ्यूचर में अगर किसी को रॉन्गफुल एक्ट से लॉस होता है, किसी के लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, तो वो
पीजन होल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करेगा। इट मींस इनडायरेक्ट वे में जैंक्स जो है वो सैलमन को ही सपोर्ट कर रहा है। So Husserl, along with the Justin Gravel Williams, and had a similar thinking regarding the Peasant theory, and also supported the Salmon. तो वो तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए there cannot be a definite and a theory. Therefore, the theory invites the creation of a new thought by the course. So as per the Danks is concerned, तो course तो नहीं birth कर सकती है। So Winful theory has also got immense amount of support of various judges. Like example, in the case of Ashby versus White, if a man multiply injuries, actions must be multiplied. 2. जितने wrongful act है वहां पर आपको remedy provide की जाएंगी. So every man who has been injured must be compensated actively. ये Ashby versus report ने कहा. Similarly, the Justice Pollock ये इसने भी support किया था theory of law of tort को. So there has always been various examples of tort being found by the courts. जैसे आपको strict liability है, ये आपके सामने है. Strict liability is a new concept that has been introduced by the court in a Rowland versus Fletcher case. Strict liability को introduce किया. Law of deceit को introduce किया Paisley versus Freeman में. ये पहले था ही नहीं मेरे पास concept. Inducement of a breach of contract हमने किया Lonely versus Guy के केस में. Inducement to the wife to leave her husband ये हमने इंट्रोड्यूस किया विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक के केस में. लॉ टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन रूक्स वर्सेस बैनन के केस में किया. तो लॉ कहता है कि मोर ओवर द अबव आइडिया जो था वो डॉटर चैंग का था. had also been questioned here since the new thought which came into existence, like the strict liability negligence were not similar to the ones which had already existed. तो आपकी negligence के कारण strict liability को concept को introduce करें तो many concept has been introduced by the court after the Peasant theory. Those new concept as per the judgments Radlin versus Fletcher के केस में, Paisley versus Freeman के केस में, Lumley versus Gay के केस में, Rooks versus Brand Barnard के केस में, तो ये नए concept introduce किए हमने जो कोर्ट के द्वारा की गए. And as per the Dr. Jenks, those are now fall under the pigeonhole theory. तो वो लास्टली हम लोग यही कहते हैं वो सैलमन की थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर वर्कआउट करेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी एक्ट होगा रॉन्गफुल इन के अकॉर्डिंग तो वो पिजनहोल थ्योरी बन जाएगा. एंड कैलन के ने कहा कि ठीक है, उन्होंने दोनों को पढ़ा. उन्होंने कहा फर्स्ट अप्रोच ऑफ जस्ट थॉट हैज हाइलाइटेड and the rules of liability are wide. However, the other approach of law of torts highlighted that the absence of liability is wide. हम नहीं बना देंगे, ऑलरेडी जो है उससे ठीक है, जो अब नहीं है तो it doesn't mean कि आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते. लॉ ऑफ टॉर्ट में कोर्ट्स के पास पावर्स हैं. जो भी आपका एक्ट है चाहे वो किसी पिजनहोल थ्योरी में कवर नहीं भी हो रहा, नहीं हम लोग कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इट मींस न्यू प्रिंसिपल्स को बर्थ दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा. दिस इज द पिजनहोल थ्योरी. तो अभी तक के कंसेप्ट में 5 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो आज का जो उसके बाद हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे. द फर्स्ट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली वर्सेस भागवती. Negligence, it says negligence signifies failure to exercise a particular standard of care. Whether doer as a reasonable man should have been exercised in a particular situation or circumstances. इसको negligence को define किया गया. उन्होंने कहा कि negligence है क्या? Basically negligence is a failure to exercise a particular standard of care. जो standard of care था एक reasonable man के ऊपर ड्यूटी थी कि आपको प्रॉपर ये standard of care रखना पड़ेगा. अगर वहां पर ब्रीच हुई है तो वो negligence है. इस केस में क्लॉक जो टावर था, क्लॉक टावर चांदनी चौक पे था, एज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस केस. चांदनी चौक दिल्ली में एक क्लॉक टावर था जो कोलैप्स हो गया था, जिसके कारण कई पर्सन की डेथ हुई थी. और वो जो स्ट्रक्चर था क्लॉक टावर था वो अराउंड 80 इयर्स ओल्ड था, जबकि उसकी जो नॉर्मल लाइफ थी इट वाज अराउंड 40 to 50 इयर्स. इसलिए जो कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली थी वो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट थी, क्योंकि वो फॉर स्ट्रक्चर आपने उसको खत्म क्यों नहीं किया.
दैट उसको हेल्ड रिस्पॉन्सिबल किया गया कि डॉक्ट्रिन रेफ इप्सा लिक्विडेटर नया एक्ट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जब वो उसकी लाइफ ही 40 to 5 ईयर थी तो आपने उसको डिमोलिश क्यों नहीं किया? 80 ईयर्स तक आप उसको डिमोलिश नहीं कर पाए और जिसके कारण एक दिन क्लॉक टावर गिर गया और कई पर्सन की डेथ हो गई। तो कोर्ट ने कहा ये जो आपका एक्ट है वो अपने आप स्पीक करे कि आप गलत हो। द रेफ इप्सा लिक्विडेटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया गया इस केस में और यहाँ पर कॉर्पोरेशन को लायबल ठहराया गया था टॉट ड्यू टू द नेग्लिजेंस। Then we Ashby versus, as we have discussed, injured sign damage के regarding Ubijus EB remedy को introduce किया गया इस केस में। तो क्वालिफाइड वोटर था यहाँ पर भी, प्लेंटिफ वो तो क्वालिफाइड वोटर आप उसको मना किया गया था और तो उसको कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि जिसको बेसिकली उसने वोट देनी थी वो ऑलरेडी वो जीत चुका था। बट स्टिल प्लेंटिफ ब्रॉड एन एक्शन है फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो कोर्ट ने अवार्ड किया था 5 यूरोज ऑन द ग्राउंड की यहाँ पर तो वायलेशन ऑफ प्लेंटिफ लीगल राइट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डैमेजेस को कोर्ट ने अलाउ किया। इसलिए उबीजस एबी रेवेन्यू को कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इसमें। देन वी हैव भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एमपी द पर्सन जो था वो राइट था एमएलए और जो उसके रिगार्डिंग आपके पास उनके पास राइट था वो पार्लियामेंट में जा सकता है। अगर आपको वहां पर रोक दिया गया तो ऑब्वियसली लायबिलिटी फिक्स होती है यहाँ पर भी। So, as per the fact that Mr. Bhim, an MLA of Jammu Kashmir, was arrested and detained, was arrested यहाँ पर board लिखा है, was arrested and detained by the police, and was deliberately prevented from attending the session of the legislative assembly। और इसलिए वहां पर उसको जब उसको अरेस्ट ही कर लिया, एप्रीहेंड ही कर लिया, तो इसलिए it means वो जा नहीं सका सेशन में। He was not produced before the magistrate even after 4 days of his detention, although the rule was that within very short period, that 24 hours में आपको उसको प्रोड्यूस करना है। That legal right is violated. He was not produced before the magistrate. Even his whereabouts were even not known to his wife. इसे डायरेक्टली एप्लीकेशन को मूव किया गया, हैबिस कॉर्पस की एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में ऑन इंक्वायरी बाय द कोर्ट came to the conclusion the police had arrested him illegally and without any false and malicious intent, thereby violating his constitutional right. Court held the police, who are the custodian of law and order, should have been the greatest respect for personal liberty and should not engage in any act of lawlessness. Hence, Mr. Bhim, he has been adequately compensated for violating his specific legal right as a member of the legal assembly. तो इसलिए यहाँ पर भी इसको remedies दी गई थी यहाँ पर। Then we have Gloucester Grammar School as per the damage sign injuria, यहाँ पर damages हुए हैं but no injury was there, इसलिए वहाँ पर तो आपको बिल्कुल नहीं लागू किया था। So the common question that arises in the law, in tort law, is how is justice served when damages is caused to a person without an illegal damage? How? इसका आंसर उन्होंने दिया ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में। यहाँ पर राइवल स्कूल को ओपन किया गया था जहाँ पर प्लेंटिफ को लॉस हुआ। ट्यूशन फीस को रिड्यूस करनी पड़ी, इंस्टेड ऑफ फिर भी स्कूल में बच्चे कम हो गए, जबकि डिपेंडेंट स्कूल था वो पॉपुलर हो गया, सारे स्टूडेंट वहां पर शिफ्ट हो गए। तो मॉनेटरी लॉस तो हुआ यहाँ पर प्लेंटिफ को, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या वहां पर लीगल राइट वायलेट हुआ या नहीं? आंसर इज नो। जो ऑन द अदर हैंड जो राइवल स्कूल था उसका राइट था डिपेंडेंट का स्कूल को ओपन करना एज अ राइट। कंपटीशन का जमाना, डैमेजेस इंजीनियर कोर्ट ने कहा कि जहां पर बेसिकली डैमेजेस है लेकिन वहां पर आपकी इंजरी लीगल राइट वायलेट नहीं हुए तो यू कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ। देन मायोर वर्सेस ऑफ ब्रॉडफोर्ड वर्सेस पिकल का केस है, मेयर ऑफ ब्रॉडफोर्ड वर्सेस पिकल। मेयर पिटिशनर जो था यहाँ पर had water spring on his land to which water was supplied on the entire city. Adjacent to it was the defendant's land. उसके बाद साथ में defendant की land थी। Under the defendant's land were natural reservoirs which supplied water to the plaintiff's spring. However, the defendant sank a shaft into his land which reduced the amount of water flowing into the plaintiff's spring. The plaintiff contended that the defendant's action was with a malicious intent and hence they were
टाइटल टू इंजेक्शन। यहाँ पर भी इस केस में क्योंकि इसमें शैंक में एक शाफ्ट में सुराग रहेगा ना थोड़ा, जिसके कारण वो पानी बिल्कुल टैंक में वो प्लेंटिफ के बिल्कुल उसको लॉस कर गया, तो इसकी वजह से जो प्लेंटिफ का काफी नुकसान हुआ था वहां पर, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर डेफिनेटली डिफेंडर जो है वो लायबल है, प्लेंटिफ को कंपनसेट करेगा जाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट केस लॉ जो यहाँ पर था कंसेप्ट हमारा। अगर आप चाहते तो मैं ये कंसेप्ट हम लोग कवर कर लेते हैं इंजरी साइन डैमेज के रिगार्डिंग, क्योंकि उसके बाद तो फिर डिस्चार्ज और टॉट आएगा। ये हम लोग कवर कर लेते हैं इंजरी साइन डैमेज के रिगार्डिंग, 10 मिनट और लगेंगे। इंजरी साइन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ इसके रिगार्डिंग, इंजरी साइन डैमेज के रिगार्डिंग। यहाँ पर इंजरी है लेकिन डैमेजेस नहीं है, इंजरीज है लेकिन डैमेजेस नहीं है। तो injury sign damage means injury or violation of legal right without any accompanying legal damages or loss, as we have discussed earlier. So injury sign damage means infringement of legal right without damages, वो चलेगा, वो भी इक्वल है। डैमेजेस हुए हैं उससे नहीं हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। For example, if someone is unlawfully held against their will, they can seek significant compensation for the wrongful imprisonment, regardless whether they exercise any additional negative consequence with intention or not. अगर सपोज लॉ एज पर द न्यू BNSS एक्ट कंसर्न, या फिर हम लोग CRPC की बात करें, तो आफ्टर द रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड विद इन द 24 आवर्स बिफोर द मैजिस्ट्रेट। इट इज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, राइट। और वहां पर अगर आप उसको विद इन 24 आवर्स में प्रोड्यूस नहीं करते, अराउंड 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप इलीगल टेंशन रखकर उसको प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट में, तो वो तो इलीगल टेंशन है। और देखा जाए तो वहां पर आपका जो लीगल राइट है वो तो वायलेट हुआ है, जो विद इन 24 आवर्स में आपको प्रोड्यूस कर रहा था वो उसने किया नहीं पुलिस ने। तो जहां पर लीगल राइट वायलेट होता है वहां पर रेमेडी भी होती है। यू कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट, यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द स्टेट along with that the person who is the investigating officer who failed to produce the accused before the magistrate court, आप डायरेक्टली सूट फाइल कर सकते हो स्टेट एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, infringement of legal right के रिगार्डिंग। अनलीगल डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर तो अनलीगल डैमेजेस ही क्लेम करोगे ना, ये तो आप कह नहीं सकते कि सर मेरा 10,000 का लॉस हो गया, ये तो अनलीगल डैमेजेस है। हो सके कि आपको अलाउ कर दी कोर्ट 5 लाख दे रही, 6 लाख दे रही, या 20,000 ही आपको दे, ये तो अनलीगल डैमेजेस है। इट इज ऑल द डिस्क्रिप्शन पावर द कोर्ट कि आपको कितना देगा। तो लीगल रिसोर्सेज इवन विदाउट एक्चुअल हार्म, लॉ ने कहीं नहीं किया कि एक्चुअल हार्म होना चाहिए, डैमेजेस होना चाहिए। आपको सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वहां पर आपकी लीगल रेमेडी वायलेट होनी चाहिए, आप क्लेम कर सकते हो। स्पेसिफिक रिलीफ में आप डायरेक्टली इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हो, स्पेसिफिक रिलीफ भी क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर लीगल रिकोर्सेज हैं आपके पास, आप किसी को भी चूज कर लो। तो यहाँ पर तो लैंड बाय हमारे पास केस एशले वर्सेस वाइट था हमारा, वोट डालने से और ना डालने से प्लेंटिफ को लॉस नहीं हुआ, तो ये उसकी पार्टी जीत गई। तो यहाँ पर तो डैमेजेस नहीं है लेकिन इंजरी तो है। श्याम दास वर्सेस उजागर सिंह के केस में द प्रिंसिपल ऑफ इंजरी एंड डैमेज आल्सो अप्लाइज टू ट्रेसपास केसेस एज इन द केस ऑफ श्याम दास वर्सेस उजागर सिंह, where nominal damages are typically awarded. Thus, this principle applies when an unjustifiable intrusion or another person's property exists. बिना किसी वारंट के, बिना किसी जस्टिफिकेशन, आप किसी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो, उसका तो लीगल राइट वायलेट हो गया। उसका लीगल राइट इन रैम्प था, नोबडी कैन एंटर इनटू हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। हालांकि वो एंटर करने से आपको कोई लॉस नहीं हुआ, डैमेजेस नहीं हुए, लेकिन राइट तो इन्फ्रिंज हो गया ना। टिपिकली अगर बात करें तो नॉर्मली डैमेजेस तो आप क्लेम कर सकते हो। श्याम दास वर्सेस जागर के केस में कोर्ट ने 1940 में नॉमिनल डैमेजेस को यहाँ पर अलाउ किया। भीम सिंह के केस में एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि आर्टिकल 21-22 आपका राइट है। विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जैसे उसको भीम सिंह को अरेस्ट किया तो as per the 22 article is concerned, he has to be produced within like 24 hours before the concerned magistrate. So that is the fundamental right of the accused Bhim Singh. On the other hand, article right 21, that is right to life and liberty, that has also been violated. तो यहाँ पर तो कोर्ट ने 50,000 कंपनसेशन उस समय दिया था, जो सबसे ज्यादा माना जाएगा।
एंड रवि यशवंत गोयरा वर्सेस स्ट्रिक्ट कोलेटर। इस केस में कोर्ट ने प्रोवाइड किया वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड द कंसेप्ट ऑफ लीगल राइट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड क्लेम। मींस लीगल राइट इज अ क्लेम अराइजिंग फ्रॉम द लॉ। कोर्ट ने कहा कि लीगल राइट है का जो आप बात कर रहे हो क्लेम इज अ क्लेम अराइजिंग फ्रॉम द लॉ, मींस रिप्रेजेंटिंग अ बेनिफिट्स ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल। अगर आपके वहां पर लॉ भी इन्फ्रिंजमेंट है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लॉ कहता है कि अगर आप किसी एक्ट और मिशन को चैलेंज करना चाहते हो, वन मस्ट सफर लीगल इंजरी। उसके बिना तो आप प्रूफ ही नहीं कर सकते, उसके बिना तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने कहा कि नॉट ऑल हार्म्स और लॉस इज कंसिडर्ड रॉन्गफुल अंडर द लॉ, क्योंकि वी हैव अ स्पेसिफाइड लॉ और कंसेप्ट जिसको हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट बोलते हैं। वी हैव स्पेसिफाइड लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है हमारे एज पर सैलमन पिजनहोल थ्योरी इज कंसर्न। नॉट ऑल द लॉज बट सम स्पेसिफाइड लॉज जो थे हम लोग डिफाइन कर रखे हैं, ये रॉन्गफुल एक्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे अगर यहाँ पर किसी का एक्ट इस पिजनहोल थ्योरी में कवर होता है। अदरवाइज डैमेज इंजरी है, डैमेजेस हुए लेकिन इंजरी है, दैट इज नॉट जस्टिफाई क्लेम तभी करोगे जहां पर आपका लीगल राइट वायलेशन है, अदरवाइज यहाँ पर भी कोर्ट आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन की, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट के रिगार्डिंग सैलमन की डेफिनेशन को कवर किया, पिजनहोल थ्योरी को कवर किया। सैलमन सेज कि लॉ ऑफ टॉर्ट इट्स नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ऑल्दो डॉक्टर जेंक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि नए कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस न्यूमेरस केसेस जिसमें नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया, लाइक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसे कई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, कोर्ट के द्वारा उनको नया ओरिजिनेट किया गया था। तो वो कंसेप्ट को भी डॉक्टर जेंक्स ने डिफाइन किया कि एट द एंड वो पिजनहोल थ्योरी में ही कवर हो जाएंगे। बाद में ऑल्दो उन्होंने वो नए क्रिएट किए हैं, बट वो लास्ट में इन फ्यूचर जब भी किसी का वो एक्ट जो है फिंच हुआ तो वो पिजनहोल थ्योरी में कवर होगा। ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्लेम आप उस पर कवर कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पोटेंशियल ऑफ टॉर्ट, कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द सिविल एंड द टॉर्ट विद द क्राइम हमने डिस्कस किए हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल ऑफ जो आज का लेक्चर है उसके इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो मेन जो हमने किया था। कल हम लोग डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट पे करेंगे, जहाँ पर आप अपनी जो इसमें रेमेडीज है उसको और डिस्चार्ज कर सकते हो, आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी इस केस में। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे और अलॉन्ग विद दैट कुछ नए कंसेप्ट को भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का सिर्फ इतना था लेक्चर आपका है, ठीक है जी। तो वी विल डिस्कस टुमारो द डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो यू प्लीज आस्क योर क्वेरीज। हाँ जी रिहाना। I'm audible? चलो एनी ओके, कोई बात नहीं। तो किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। सब क्लियर है सर, ओके थैंक यू। तो कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉर्ट के रिगार्डिंग। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, कंसेप्ट के रिगार्डिंग था। तो टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग लॉ जो पिजनहोल थ्योरी उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। जो स्पेसिफाइड लॉज है वो हम लोग उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो इट मींस कि हम लोग पिजनहोल थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने वाले। सैलमन के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स मींस ऑलरेडी स्पेसिफाइड जो लॉ उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाहर हम लोग जा ही नहीं सकते। जो नए हैं वो तो फिर आएंगे ना, जब आएंगे तब देख लेंगे। अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सिर्फ उन्हीं चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, वो कवर होता है एज पर द सैलमन डेफिनेशन, किसका पिजनहोल थ्योरी में कवर होगा। तो कल हम लोग पिजनहोल थ्योरी के हर कंसेप्ट को डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और सर आपकी 9 o'clock क्लास लगाएंगे, राइट? गुड नाइट, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर।